So very good morning, all the participants. Today we'll start with section 111. Approval of repayment plan by creditors. Because, first of all, tell me who will prepare the repayment plan, whether the debtor or the Debtor, sir. RP. So debtor in consultation with the RP. Right. So debtor in consultation with the RP. Now approval of repayment plan by creditors. The repayment plan or any modification to the repayment plan shall be approved by a majority of more than 3/4 in value. What is important is more than 3/4. So even if it is 3/4, then also it will not be considered to be approved. More than 3/4 होना चाहिए, मतलब more than 75% होना चाहिए. ठीक है. And in value है. ठीक है. More than 3/4 in value of the creditors present in person or by proxy and voting on the resolution in a meeting of the creditors. ठीक है. अच्छा, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि अब आप ये देखिए, जस्ट अ मिनट. ये जो है, लेट मी ओपन एन एक्सेल शीट. मैं एक एक्सेल शीट खोलता हूं. उससे क्या होता है कि ना आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा. मेन बात ये है. ये एक्सेल की शीट है. ठीक है जी. अब इसमें क्या है, ये क्रेडिटर है और ये इनका वोट शेयर है. ठीक है जी. ये क्रेडिटर ए है, इसका वोट शेयर है 32%. ठीक है. क्रेडिटर बी है, इसका वोट शेयर है 18%. क्रेडिटर सी है, इसका वोट शेयर है 20%. और क्रेडिटर डी है, इसका वोट शेयर है 15%. और क्रेडिटर ई है, इसका वोट शेयर है 15%. ठीक है. अब आप ये देखिए कि यहां ये देखिए, प्रेजेंट प्रेजेंट है या नहीं है. ए प्रेजेंट था, यस. बी आया ही नहीं, नो. ना उसने कोई प्रॉक्सी भेजी. सी, नो. डी, यस. और ई, यस. नाउ यू आर ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ठीक है. अब आपको डिसाइड करना है कि मोर देन 75% हुआ या नहीं हुआ. तो कैसे डिसाइड करेंगे. सर 62 में से अब आप ये 62 देखिए, का आपको क्या 75। करना है, इनका वोट शेयर टोटल कर लेना है. 32, 15 और ये भी यस है. ये यस. ठीक है. और ये भी आ गया. तो हमें रेशियो पता कहां से देखनी है, हमें रेशियो इसका टोटल देखना है. 62 टोटल है. तो 62 का अगर मोर देन 75% हो जाए तो. ठीक है. अब 62 का मोर देन 75% कब होगा. 40। 62 इंटू 0.75 ले लेते हैं फिलहाल. 75 हम्म। पता चल जाए तो मोर देन 75 हो जाएगा. ठीक है. तो इसका मतलब 47 से ज्यादा होना चाहिए. अब मान लीजिए इसने फेवर में वोट किया. ठीक है. इसने वोट किया फेवर में, इसने अगेंस्ट में वोट किया. तो ये प्लान अप्रूव होगा नहीं होगा. नहीं होगा सर। है. नहीं होगा। मोर देन हाँ. लिखा है ना। हाँ. तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है, क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कर रहा हूं. भाई अगर आप नहीं आ सकते तो क्या है, आप प्रॉक्सी भेज दो. ठीक है ना. ये तो नहीं ना कि आप आए भी नहीं और फिर आप कहो नहीं जी, मैं तो अप्रूव नहीं करता. वो दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. अब अगर दोबारा पढ़ेंगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी. क्या बोलता है ये बोलता है प्रेजेंट इन पर्सन और बाई प्रॉक्सी.
and voting on the resolution. Even if he abstains, ऐसा भी लिख सकता है वो, he abstained, एक पर्टिकुलर ने एब्सटेन कर लिया फ्रॉम वोटिंग, तो भी वो काउंट नहीं होगा। कौन काउंट होगा? प्रेजेंट इन Represent. पर्सन और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग। मतलब एक एक वर्ड का मतलब है। और इसी को वो मान लो केस स्टडी बना के दे देगा आपको, तो आपको भाई यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट, यू शुड बी एबल टू टेल वेदर दिस प्लान विल बी अप्रूव्ड और नॉट। ठीक है, पर्सन है वो बोल देगा भाई इतने के पर्सन आ गए, इतने प्रॉक्सी आ गए, दिस एब्सटेन्ड, है ना। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू से वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन। Now 112, report of meeting of creditors on repayment plan. The resolution professional shall prepare a report of the meeting of the creditors on the repayment plan. और रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा? The report under subsection 1 shall contain whether the repayment plan was approved or rejected, and if approved, the list of modifications if any. The resolution, एक मिनट, the resolutions which were proposed at the meeting and the decision on such resolutions. List of the creditors who were present or represented at the meeting, represented मतलब by proxy, and the voting records of each creditor for all meetings of the creditors. ठीक है, such other information as the resolution professional thinks appropriate to make known to the adjudicating authority. अच्छा, इसमें आप एक बात बताइए मेरे को, क्या whether there is any format of this report? इस रिपोर्ट का कोई फॉर्मेट है क्या? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं होगा। क्यों केवी कुमार जी, whether there is any format? No, sir. So there are many cases where no particular format of reporting is given. So in that case, it has to be by way of a letter only. It has to be by way of interlocutory application or simple letter. But ये the content should be enclosed. ये content होने चाहिए। हेडिंग भी आप ऐसे ही बना दोगे उसमें, हेडिंग बना करके और उसको you will take care. ठीक है, whether the repayment plan was approved or rejected, and if approved, the list of modifications if any, the resolutions which were proposed at the meeting and the decision on such resolutions, list of the creditors who were present or represented at the meeting, and the voting record of each creditor for all meetings of the creditors, such other information as the resolution professional thinks appropriate to make known to the adjudicating authority. अच्छा, रीपेमेंट प्लान में what could be the probable modifications which the creditors could suggest? Can you think of any such modification? टाइमलाइंस। भाई डेटर ने प्लान दिया एक, ठीक है, डेटर ने प्लान दिया, अब क्रेडिटर उसमें मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर रहा है, तो व्हाट कुड बी प्रोबेबल मॉडिफिकेशंस, क्या हो सकती हैं? सर पहला तो टाइमलाइंस जिसके हिसाब से वो रिपेमेंट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग ऑफ पेमेंट, राइट। और दूसरा, इफ सपोजिंगली, अपफ्रंट पेमेंट में भी हो सकता है। हाँ, अपफ्रंट पेमेंट हो सकता है। अगर हेयर कट उसने प्रपोज किया है तो, क्योंकि वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात करता है। अगर हम देखो इसका हिंट कहां से मिलेगा आपको, इसका हिंट आपको मिल जाएगा सेक्शन 105 के अंदर। मीटिंग हो सेक्शन रही है। 105 बोलता है रीपेमेंट प्लान कंटेनिंग ए प्रपोजल टू द क्रेडिटर्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिज डेट्स और अफेयर्स। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चर की बात कर रहा है। रीस्ट्रक्चर में क्या होता है? सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज देयर नॉर्मली। चलिए, नाउ 113, नोटिस ऑफ डिसीजंस टेकन एट मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। अच्छा, वेदर ऑल मॉडिफिकेशंस कैन बी कंसेंटेड। जैसे मान लीजिए देर आर 4 मॉडिफिकेशंस विच आर सजेस्टेड, ठीक है, तो क्या हर एक मॉडिफिकेशन पर वोटिंग होगा या सारी मॉडिफिकेशन पे एक ही बार में वोटिंग हो जाएगा? कैसे होगा? सर सारे हर मॉडिफिकेशन के एक ही बार वोटिंग होगा सर। लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दैट ईच मॉडिफिकेशन हैज टू बी एग्रीड। मैं उसका रीजन बताता हूं आपको। ये क्या रीजन है? ये रीपेमेंट आपको ना इसमें सेक्शन में ही मिल जाएगा। हम्म। सेक्शन में, लेट मी टेल यू द सेक्शन। सेक्शन में लिखा हुआ है वो कि डेटर शुड एग्री टू ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन। हाँ, तो ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन मतलब ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन शैल बी टेकन सेपरेटली। 108 में लिखा है सर। हाँ, तो 108, 108 में। हाँ,
If modifications are suggested, 108 subsection 3, the resolution professional shall ensure that if modifications are suggested by the creditors, consent of the debtor shall be obtained for each modification. So each modification shall be considered as a separate item. Now 113. Notice of decisions taken at meeting of the creditors. The resolution professional shall provide a copy of the report of the meeting of creditors prepared under section 99 to the debtor, the creditors, including those who were not present at the meeting. उनको भी देनी है कॉपी, ठीक है? And the adjudicating authority. ठीक है? Now section 114. Order of the adjudicating authority on repayment plan. The adjudicating authority shall by an order approve or reject the repayment plan on the basis of the report of the meeting of the creditors submitted by the RP under section 112. Provided that where a meeting of creditors is not summoned, okay? So there are situations when the RP feels that meeting need not be summoned. The adjudicating authority shall pass an order on the basis of the report prepared by the RP under section 106. ठीक है? The order of the adjudicating authority approving the repayment plan may also provide for directions for implementing the repayment plan. Where the adjudicating authority is of the opinion that the repayment plan requires modification, modifications may be suggested by the creditors or may be by the adjudicating authority also. ठीक है? So 114 subsection 3 says, where the adjudicating authority is of the opinion that the repayment plan requires modification, it may direct the RP to reconvene a meeting of the creditors for reconsidering the repayment plan. ठीक है? Now 115. Effect of order of adjudicating authority on repayment plan. Where the adjudicating authority has approved the repayment plan under section 114, such repayment plan shall take effect as if proposed by the debtor in the meeting. ठीक है? And be binding on creditors mentioned in the repayment plan and the debtor. ठीक है? तो किन पर बाइंडिंग होगा? ये बाइंडिंग उन्हीं पर है जो creditors mentioned in the repayment plan है and the debtor. Where the adjudicating authority rejects the repayment plan, the debtor and creditor shall be entitled to file an application for bankruptcy. ठीक है? तो section 115. Section 115 में both debtor and the creditor are entitled to file for bankruptcy when the repayment plan is rejected. Section 100 हमने पढ़ा था. Section 100 में पढ़ा था. If based on the report of the RP, the adjudicating authority feels that the application is being initiated to defraud the creditors or the RP, so then creditors are entitled to file for bankruptcy. Now this is another section 115. Here the situation is that the adjudicating authority rejects the repayment. A copy of the order passed by the adjudicating authority under subsection 2 shall be provided to the board for the purpose of recording an entry in the register referred to in section 196. Now 116. Implementation and supervision. Acha, one question here. Whether for the purpose of implementation, the creditors may say that, okay, this RP needs to be replaced. भाई अभी आरपी ने पूरा काम कर दिया, ठीक है? रीपेमेंट प्लान अप्रूव हो गया. एट दिस स्टेज whether the creditors are entitled to file an application for replacement of the RP? Yes, sir. They can file an Yes. application. Yes, बिल्कुल. It's- Any section to support this? Section में हमने Yes, पढ़ा sir. हुआ ऑलरेडी. सेक्शन में कल ही पढ़ा था सर. उसमें लिखा था कि चेंज कर सकते हैं उसको, आरपी को, बाय द डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड एक था कि अगर वो ये हो जाता है. हाँ 98 में है मेरे ख्याल से, है ना? 98 subsection 4 with a new resolution professional for implementation of the repayment plan. बिल्कुल सही है. The resolution professional may apply to the adjudicating authority for directions if necessary in relation to any particular matter arising under the repayment plan. The adjudicating authority may issue directions to the resolution professional on the basis of the application under subsection 2. ठीक है? Now 117. Completion. अब क्या होगा? Repayment अप्रूव हो गया. अब या तो वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा. ठीक है? अगर कंप्लीट हो गया तो 117 में लिखा है और नहीं कंप्लीट हुआ तो 118 में लिखा है. 117 क्या है? The resolution professional shall
within 14 days of the completion of the repayment plan, forward to the persons who are bound by the repayment plan under section 115 and the adjudicating authority the following documents. ठीक है, कब देना है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को देना है विद इन 14 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिपेमेंट। किनको देना है? फॉरवर्ड टू द पर्संस हु आर बाउंड बाय द रिपेमेंट प्लान एंड द एडजुडिकेटिंग। क्या? ए नोटिस that the repayment plan has been fully implemented and a copy of a report by the RP summarizing all receipts and payments made in pursuance of the repayment plan and extent of the implementation of such plan as compared with the repayment plan approved by the meeting of the creditors. The resolution provisional may apply to the adjudicating authority to extend the time mentioned in subsection 1 for such further period not exceeding 7 days. ठीक है, पीरियड कितना है? 14 days of the completion, लेकिन इट में बी एक्सटेंडेड एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द आरपी, नॉट एक्सीडिंग 7 days. 118 क्या है? रीपेमेंट प्लान कमिंग टू एंड प्रीमेच्योरली। ठीक है, अगर फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कुछ का पेमेंट हो गया, कुछ का नहीं हुआ। रीपेमेंट प्लान कमिंग टू एंड प्रीमेच्योरली, a repayment plan shall be deemed to have come to an end prematurely if it has not been fully implemented in respect of all persons bound by it within the period as mentioned in the repayment plan. Where a repayment plan comes to an end prematurely under this section, the RP shall submit a report to the adjudicating authority which shall state the receipts and payments made, the reasons for premature end of the repayment plan, and the details of the creditors whose claims have not been fully satisfied. ठीक है, the adjudicating authority shall pass an order on the basis of the report submitted under subsection 2 by the RP that the repayment plan has not been completely implemented. The debtor or the creditor whose claims under repayment plan have not been fully satisfied shall be entitled to file for a bankruptcy order. तो ये थर्ड सिचुएशन, जहां repayment plan was approved but it was not fully implemented. Who are entitled to file for bankruptcy? Either the debtor or the creditors whose claims have not been fully satisfied. ठीक है, अच्छा एक बात और बता दीजिए कि मान लीजिए रीपेमेंट प्लान फुल्ली इंप्लीमेंट हो गया, तो कैन यू एनविसेज एनी डेट जो अभी भी पेंडिंग हो? भाई, a repayment plan was suggested and it was fully implemented. So, can there be a situation that some debts are still pending? Repayment plan fully implemented हो गया, हो सकता है नहीं? एक्सक्लूडेड डेट्स रहेंगे ना सर? राइट, वेरी करेक्ट। सो एक्सक्लूडेड डेट्स विल स्टिल रिमेन, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां एप्लीकेशन किसके लिए फाइल हो रही है? सिर्फ क्वालिफाइंग डेट्स, क्वालिफाइड डेट्स, है ना? तो आपका 94 या 95 में लिखता है ये क्लियरली कि एप्लीकेशन जो फाइल हो रही है वो थोड़ा सा घुमा घुमा करके ऐसे सवाल पूछ सकता है आपसे, है ना? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहां पर बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स, है ना? सारे डेट्स के लिए नहीं है। एन एप्लीकेशन 94 में क्या लिखा है? में है सर। हाँ, एन एप्लीकेशन 94 सेक्शन 1 shall be submitted only in respect of debts which are not excluded debts। और 95 में भी लिखा है क्या ये बात? 95 में नाइन्टी फाइव में डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन आपको रेगुलेशंस में मिल जाएगा ये पॉइंट। जब फॉर्म भरेगा ना तो उसमें हो जाएगा वो क्वालिफाइंग डेट है या सिक्योर्ड डेट है क्या है बेसिकली। नाउ एक बार देख लीजिएगा के बी कुमार जी, 95 से रिलेटेड रेगुलेशंस में देख लीजिए। इसमें नहीं लिखा सर, इनडायरेक्टली मीनिंग आ रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं, जैसा 94 में है। हाँ, नहीं वो उसका वो मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, रेगुलेशन में मिल जाएगा, फॉर्म में मिल जाएगा, हाँ। जब फॉर्म में डिटेल देगी ना। The adjudicating authority shall forward to the persons bound by the repayment plan under section 115 a copy of the report submitted by the RP to the adjudicating authority and order passed by the adjudicating authority। ठीक है, ये हो गया। नाउ डिस्चार्ज ऑर्डर 119। डिस्चार्ज ऑर्डर आपका हर केस में इशू होगा, क्योंकि
कुछ ना कुछ डेट्स तो पेमेंट हो ही गए होंगे, तो जो डेट पेमेंट हो गए उनका डिस्चार्ज ऑर्डर हो जाएगा। On the basis of the repayment plan, the resolution personnel shall apply to the adjudicating authority for a discharge order in relation to the debts mentioned in the repayment plan, and the adjudicating authority may pass such discharge order. ठीक है? The repayment plan may provide for early discharge or discharge on complete implementation of the repayment plan. The discharge order shall be forwarded to the board for the purpose of recording entries. And the discharge order under subsection 3 shall not discharge any other person from any liability in respect of his debt. Suppose there is a joint debt. ठीक है ना? तो ज्वाइंट डेट में जिसने एप्लीकेशन लगाई है या जिसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगाई है वही डिस्चार्ज होगा, दूसरा नहीं। ठीक है? स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल परफॉर्म हिज फंक्शंस एंड ड्यूटीज इन कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 208। तो ये तो थे हमारे सेक्शंस ऑन दिस इंसॉल्वेंसी। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द रेगुलेशंस आल्सो। ठीक है? ये हमारे हैं रेगुलेशंस। एसोसिएट, एसोसिएट का डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। एसोसिएट इन रिलेशन टू ए क्रेडिटर। ठीक है? A resolution professional or professionals engaged by RP, as the case may be, shall have the same meaning as assigned to it in relation to the debtor। उन्होंने कहा भाई डेटर का हमने एसोसिएट बता दिया, ठीक है, तो क्रेडिटर का एसोसिएट भी उसी डेफिनेशन से आप ले लो। ठीक है? कोड मीन्स द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कॉर्पोरेट डेटर मीन्स ए कॉर्पोरेट पर्सन फॉर whom the guarantor has given a personal guarantee। तो यहां कॉर्पोरेट डेटर कौन है? कॉर्पोरेट पर्सन। कंपनी ने अगर गारंटी दी है तो वो कॉर्पोरेट डेटर है। ठीक है? फॉर्म पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट मीन्स ए पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स एंड इंक्लूड्स ए क्रेडिटर, द गारंटर, द रेजोल्यूशन पर्सनल एंड एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड थ्रू ए रेजोल्यूशन बाय क्रेडिटर्स टू अटेंड सच मीटिंग्स। ठीक है? रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, तो रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट शैल मीन द फीस पेएबल टू द आरपी, एक्सपेंसेस इनकर्ड on and by the RP for carrying on out the resolution process, including the fees of professionals engaged, finance raised for the resolution process, and costs incurred in raising such finance, and such other costs directly relatable to the resolution process to the extent approved or ratified by the creditors. Eligibility of RP, ये eligibility तो same ही है provision। An insolvency professional shall be eligible to provide it if they are independent of the guarantor। ठीक है? एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ द गारंटर होना चाहिए, द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ऑफ विच इज ए पार्टनर और ए डायरेक्टर, एंड ऑल द पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द said इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी आर इंडिपेंडेंट, इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी ongoing disciplinary proceeding, does not represent any other party। ठीक है? he should not be an associate of the guarantor। ठीक है? should not be a related party of the corporate debtor and has not acted or is not acting as IRP, RP or liquidator in respect of the corporate debtor। The expression related party shall have the meaning assigned to it in subsection 24 of section 5। अब रिटर्न कॉन्सेंट आपको देना फॉर्म ए के अंदर बिफोर इज अपॉइंटमेंट एज आरपी। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कितने पीरियड के लिए है? द रेजोल्यूशन पर्सनल शैल प्रिजर्व ए फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉपी एज पर द रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। डेट काउंसलिंग, debt counseling in relation to resolution process may be provided to a guarantor by such person as may be recognized by the board or central government as the case may be। ठीक है? तो डेट अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो उस केस में इट में बी प्रोवाइडेड टू द गारंटर by such person as may be recognized by the board or the central government। सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। ठीक है? क्रेडिटर जो है उसके लिए फॉर्म बी है, ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन इन दी पब्लिक नोटिस। ठीक है? बाकी तो ये सारे सेम ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। 8 ट्रांसफर ऑफ डेट ड्यू टू creditors, where a creditor assigns or transfers the debt to any person during the resolution process period, both parties shall provide the resolution professional the terms of such assignment or transfer। ये सब CIRP में भी सब में सेम है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, उसके बाद इन्होंने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बना ली। ठीक है?
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द गारंटर फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 107। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या रहेगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंड द करंट फाइनेंशियल ईयर, details of the excluded assets and excluded debts, income statement for the preceding 3 financial years and the current financial year, income tax returns filed by the guarantor if any for the preceding 3 financial years, creditor wise amount due broken up into secured and unsecured debts for the preceding 3 financial years, details of the debt owed by the guarantor to his associates for the preceding 3 financial year। तो associate का importance यहाँ पर है, ठीक है। Guarantees given in relation to any of his debts and whether any of the guarantors is an associate of the guarantor, ठीक है। Details of the financial statements for the business owned by the guarantor or of the firm in which he is a partner at the case may be for the preceding 3 financial years if applicable। Okay. चलिए, ये भी हो गया। एक मिनट, चलते हैं मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स में क्या है? ए क्रेडिटर हु इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। और वोटिंग शेयर कैसे बनेगा? इन प्रोपोर्शन टू द डेट। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कन्वीन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107 and shall convene the meeting by giving such notice to other participants as decided by the creditors, which shall not be less than 48 hours. The resolution professional shall convene a meeting of creditors on a request by creditors having 33% of voting share. ठीक है। The notice under this regulation shall be served on every participant at the address provided to the RP. Unless otherwise provided, any decision of the creditor shall require approval of more than 50% of voting share of the creditors who voted, ठीक है। तो मोर देन 50% किनका? जिन्होंने वोट किया। Contents of the notice for a meeting, contents में क्या रहेगा? The notice convening the meeting of creditors shall inform the participants of the venue, the time, the date of the meeting and the options available to participants to attend the meeting either in person, through video conferencing or through a proxy, ठीक है। And creditors to cast vote in person, through a proxy, by electronic means or by electronic proxy as the case may be. The notice of the meeting shall carry the agenda which shall include the following: list of matters to be discussed, list of issues to be voted upon। तो दोनों चीजें रहेंगी। Just a minute. Relevant documents in relation to the matters to be discussed and issues to be voted upon. If an option to attend the meeting through video conferencing is made available to the participant, the notice of the meeting shall state the process। ये सब, these are all similar to CIRP process। CIRP में भी exactly same है। quorum कितना है? At least 33% of the voting share are present in person, by proxy or through video conferencing, ठीक है। Provided that the creditors may modify the percentage for future meetings। Where meeting could not be held, the meeting shall automatically stand adjourned to the same time and place on the next day, and on that day no quorum shall be required, ठीक है। Same provision। Conduct of the meeting, वही roll call, name, capacity, creditor is representing, ठीक है। Voting by creditors, the resolution professional shall take a vote of the creditors present in the meeting on any item listed for voting after discussion on the same, ठीक है। At the conclusion of the meeting, the resolution professional shall prepare minutes of the meeting, including the names of creditors who voted for, against, or abstained from voting on the items put to vote in the meeting. The resolution professional shall circulate the minutes of the meeting by electronic means to all participants of the meeting within 48 hours. To seek a vote on the items listed for voting in the meeting from the creditors who are not present in the meeting or did not vote at the meeting by electronic means, where the voting shall be kept open for at least 24 hours from the circulation of the minutes, ठीक है। At the end of the voting period, the resolution professional shall record the decision
arrived at on the items along with the names of creditors who voted for, against, or abstained from voting on the items after considering the voting at the meeting and through the electronic means. The resolution personnel shall circulate a copy of the record made under sub-regulation 4 to all participants within 24 hours of the conclusion of the meeting. Voting by proxy. A creditor who is entitled to vote at a meeting of the creditors shall be entitled to appoint an individual who shall not be an associate of the guarantor as a proxy. So what are the conditions for proxy? He has to be an individual and he should not be an associate of the guarantor. Okay. For the purpose of sub-regulation 1, a creditor shall deliver Form C duly completed to the RP at least 24 hours prior to the meeting of the creditors. Okay. A proxy may vote by electronic means on behalf of the creditor. Now contents of the repayment plan. Important है, सबसे important यही है. The repayment plan shall provide the following: the term of the repayment plan and its implementation schedule, including the amounts to be repaid and dates of repayment to creditors. The source of funds that will be used to pay resolution process costs, and that such payment shall be made in priority over any creditor. A minimum budget for the duration of the repayment plan to cover the reasonable expenses of the guarantor and members of his immediate family. By roti pani bhi to khana hai na usko. To the extent they are dependent on him, provided that at least 10% of the realizable income of the guarantor shall be utilized for repayment of debts. That means up to 90% he can keep for his own living expenses. Minimum 10% has to be utilized for repayment of debt. Then financing required for implementation of the repayment plan. If the guarantor has any business, the manner in which it is proposed to be conducted during the course of the repayment plan and the role of the RP. The manner in which funds held for the purpose of the repayment plan, invested or otherwise, dealt with pending repayment to creditors. The functions which are to be undertaken by the RP, including supervision and implementation of the repayment plan. Variation of onerous terms of a contract or transaction involving the guarantor. The details of the excluded assets and excluded debts of the guarantor. Terms and conditions for the discharge of the guarantor. The repayment plan may provide for the following: transfer or sale of all or part of the assets of the guarantor along with the mode and manner of such sale. Administration or disposal of any funds of the guarantor. Satisfaction or modification of any security interest. Reduction in the amount payable to creditors. ठीक है, haircut. Curing or waiving of any breach of a debt due from the guarantor. Modification in the term of repayment of any debt due from the guarantor. Part of the income of the guarantor to be used for the repayment of the debt and the manner of calculating the income of the guarantor. The manner in which funds held for the purpose of repayment to creditors and not so repaid at the end of the repayment plan are to be dealt with. So all these things will be disclosed in the repayment plan. Such other matters as may be required by the creditors. Purchase of assets by certain persons. The following persons shall not purchase or acquire any interest in the property of the guarantor, directly or indirectly, without permission of the adjudicating authority. The resolution personnel or any partner or director of the IP entity of which RP is a partner or director. Any professional appointed by the RP for the resolution process. Any creditor. Any company where the guarantor or creditor is a promoter or director. Any associate of the guarantor, creditor or resolution personnel. So all these persons cannot buy, cannot purchase or acquire any interest in the property of the guarantor, directly or indirectly. So they have to seek prior permission of the adjudicating authority. Okay. The adjudicating authority may set aside purchase or acquisition made contrary to the provisions of this regulation and may make such order as it may deem fit. Okay. Now filing with the adjudicating authority. The resolution personnel shall file the repayment plan as approved by the creditors along with the report mentioned in section 106 or 112 as the case may be with the adjudicating authority on or before completion of 120 days from the resolution process commencement date. तो 120 days के अंदर इसको करना. ठीक है. Total period कितना है? 180 days. The resolution personnel shall provide the copies of the documents filed with the adjudicating authority under sub-regulation 1
to the guarantor and the creditors within 3 days from the date of such filing. ठीक है. Now regulation 20, breach of repayment plan by the guarantor. If in the opinion of the RP, the guarantor has failed in implementation of the repayment plan, the resolution professional shall, within 3 days of the knowledge of such failure, issue a notice to the guarantor identifying the failure and requiring him within 15 days of receipt of the notice to address such a failure if it can be addressed. Now there could be a temporary failure. So regulation 20 is talking of a situation because date-wise repayment schedule has to be given. Now suppose a particular timeline has not been honored. So then it says कि identifying the failure and requiring him within 15 days of the receipt of the notice to address such failure if it can be addressed or provide an explanation for the failure. If the guarantor within the period specified under sub-regulation 1 addresses the failure in implementation of the repayment plan or provides a satisfactory explanation for such failure, the resolution professional shall report the failure to creditors within 7 days of the date of the failure addressed or explanation provided for such failure. In cases not covered under sub-regulation 2, the resolution professional may apply to the adjudicating authority under subsection 2 of section 116 for directions if he is of the opinion that the failure will affect the implementation of the repayment plan. So there may be a temporary failure. In case of temporary failure, it may be addressed or satisfactory explanation may be given. Okay? If it is not addressed or satisfactory explanation is not given, then the RP shall apply to the adjudicating authority. Okay? Now regulation 21, application for discharge order. The resolution professional shall, for the purpose of discharge order, file an application along with copies of the notice and report under section 117 to the adjudicating authority under section 119. Okay? Non-cooperation by guarantor. Suppose the guarantor does not cooperate during the resolution process period or during the implementation. The resolution professional shall prepare a statement to this effect and file the same with the adjudicating authority for appropriate directions. ठीक है. उसके बाद में फिर हमारे पास फॉर्म्स दिए हैं इन्होंने कि फॉर्म ए है. फॉर्म ए इज बेसिकली रिटन कॉन्सेंट. ठीक है. रिटन कॉन्सेंट टू एक्ट एज आरपी. फिर फॉर्म बी क्या है? फॉर्म बी आपका है क्लेम्स. ठीक है. क्लेम विद प्रूफ बाय ए क्रेडिटर. फॉर्म सी क्या है? फॉर्म सी आपका है प्रॉक्सी फॉर्म है. फॉर्म सी आपका प्रॉक्सी फॉर्म होगा. ये प्रॉक्सी फॉर्म है. ठीक है. ये 3 ही फॉर्म है. उसके बाद में फिर हमारे पास ये आ गए एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स. ठीक है. तो हमें रेगुलेशंस भी पढ़ने हैं और रूल्स भी पढ़ने हैं. ये रूल्स है. रूल्स भी एक बार देख लेते हैं. लेट अस सी. रिलेटिव्स फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 79, वो सेक्शन 5 सबसेक्शन 24 कैपिटल है. ठीक है. एक्सक्लूडेड एसेट्स. एक्सक्लूडेड एसेट्स कौन कौन से हैं? फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 79, द वैल्यू ऑफ अनएनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट्स शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज. यस मनु गुप्ता जी. कुछ नहीं सर, खांसी है. ओके ओके ओके. द वैल्यू ऑफ अनएनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट. ठीक है. तो पर्सनल ऑर्नामेंट्स में क्या है? शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज. Unencumbered single dwelling unit shall not exceed in case of dwelling unit in an urban area 20 lakh rupees. In case of dwelling unit in rural area 10 lakh rupees. ठीक है. तो वहां पे आपने 15 लाख लिखवाया था स्टार्टिंग में. 15 है कि ये वाली है? 15 नहीं है, 20 और 10 ही है. ठीक है. 10 रूरल एरिया में है और 20 लाख है अर्बन एरिया. 15 कहीं भी नहीं. For the purpose of this rule, rural area shall have the same meaning as assigned to it in National Rural Employment Guarantee Act. Or urban area means any area other than rural area. Application by guarantor. Application by guarantor फॉर्म ए है. अब आप ये देखिए, यहां पर भी फॉर्म ए बी सी चल रहे हैं और रेगुलेशंस में भी फॉर्म ए बी सी चल रहे हैं. The guarantor shall, और फीस है इसमें 2000 रुपीज. The guarantor shall serve forth with a copy of the application to every financial creditor and the corporate debtor for whom the guarantor is a personal guarantor. ठीक है.
अब पता नहीं फाइनेंशियल क्रेडिटर क्यों लिख दिया इन्होंने, क्रेडिटर लिखना चाहिए था, बट जो लिखा है लिखा है। एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर, a demand notice under clause B of subsection 4 of section 95 shall be served on the guarantor demanding payment of the amount of default in form B। ठीक है, तो डिमांड नोटिस के लिए फॉर्म बी है, और एप्लीकेशन जो है बाई क्रेडिटर फॉर्म सी अलॉन्ग विद फीस ऑफ 2000 रुपीज। और कॉपी किस किसको देनी है, गारंटर को और कॉर्पोरेट डेटर, फॉर होम द गारंटर इज ए पर्सनल गारंटर। In case of joint application, the creditors may nominate one amongst themselves to act on behalf of all the creditors। Confirmation और nomination of IP। ठीक है, अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं है तो कर देंगे इसको। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट शैल प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन filed under subsection 1 of section 94 or subsection 1 of 95 with the case may be if not provided earlier, ठीक है, to the RP within 3 days of his appointment। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, ये जो एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, वेदर विड्रॉल इज अलाउड, द आंसर इज यस। द adjudicating authority may permit withdrawal of the application submitted under rule 6 or 7 as the case may be before its admission on a request made by the applicant, after its admission on the request by the applicant if 90% of the creditors agree to such withdrawal। ठीक है, 90% ऑफ द क्रेडिटर्स बोला है वो, तो क्रेडिटर कौन, टोटल क्रेडिटर, जितने भी क्रेडिटर हैं उसके सारे क्रेडिटर की बात कर रहे हैं। सर अगर कोई क्रेडिटर ने अपना क्लेम ही नहीं डाला तो क्या होगा उसका? क्लेम नहीं क्लेम डाल डाला उसका भी आंसर दिया गया है, या तो बुक्स के बेस पे लेगा या उसको मेल भेजेगा भाई क्लेम डालो अपना, नहीं डालेगा तो नहीं कंसिडर होगा। सर, यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं कर रखी है कि आरपी अपनी बुक्स के हिसाब से भी क्लेम लेगा। यहाँ पे तो बात करिए कि डेटर देगा उसको क्लेम देखिए बना। वैसे भी अगर मान लीजिए कोई मीटिंग में नहीं आता तो भी उसकी कुछ पावर नहीं है, हाँ जो जी। वोटिंग के बेस पे ही है ना सारा कुछ। तो अगर मान लीजिए क्लेम भी डाल दिया उसने, अगर वो आया ही नहीं वोटिंग में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, अगर उसने क्लेम नहीं डाला तो नहीं डाला, ठीक है। उसकी डेट क्या मतलब, उसको पैसे कैसे मिलेंगे फिर बाद में देगा अगर देगा तो? भाई वो अपना रीजन बताएगा कि मैं क्यों नहीं आया, मैं ये हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, बीमार हो गया था, घर में कुछ हो गया था। वो तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना उसका। कुछ बचेगा तो ठीक है। अब प्रसाद लेने के लिए मंदिर में लाइन में खड़े ही नहीं हुए तो बाद में क्या, तो मुझे हलवा नहीं मिला, तो भाई जिसको मिलना था मिल गया, ठीक है। बचा होगा तो दे देगी, ना तो ना मौज करोगे और क्या। फॉर्म ए, फॉर्म ए क्या है, एप्लीकेशन बाय गारंटर। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 94 वाली एप्लीकेशन होगी, ये फॉर्म ए में आ गई आपकी। उसके बाद में फॉर्म बी, फॉर्म बी है आपका ये, फॉर्म प्रूफ ऑफ डिमांड नोटिस, फॉर्म ऑफ डिमांड नोटिस है ये। और फॉर्म सी एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद में फॉर्म डी, फॉर्म डी एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। अब हम इसके थोड़ा सा एक आध केस स्टडी कर लेते हैं, तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ताकि हमारे को और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ये नजर आ ही रहा होगा आपको ना, ये फ्रेश स्टार्ट की केस स्टडी है और ये इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। तो पहले इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी करते हैं। तो मनु गुप्ता जी प्लीज रीड दिस केस स्टडी अच्छा। एंड एवरीबडी कैन नोट डाउन जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाद में जब क्वेश्चन होंगे तो आपको पेपर, इवन इन एग्जाम दे विल गिव यू पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल, so you can note down certain facts, so they will take back that paper when you come out of the examination hall। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टडी इज वेरी लॉन्ग, तो यू मे फॉरगेट फैक्ट्स, तो आपको साथ साथ नोट करते रहना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यस प्लीज।
John is a software professional working in an MNC in Gurgaon. He has to travel worldwide in connection with his employment. His father-in-law, Mr. Thomas, is into the business and has availed loan facility from PNB of 250 lakhs from the bank, for which John has executed a guarantee for rupees 250 lakhs. His father-in-law had formed a company, JSG Limited, which had plants in Hyderabad, Delhi, and Calcutta. The registered office of JSG Limited is in Chennai. On default by JSG Limited, bank invoked the bank guarantee, which remained unpaid partly. As on the date of invocation of the bank guarantee, rupees 25 lakhs were lying in the bank account, which were transferred to the account of PNB. Lily, wife of John, is also a software professional working for an MNC. Various assets held by Lily and John are as under. 2 cars held by John and Lily, primarily used for communicating to the office. 2 LIC policies on which loan facility has been availed to prepay the educational loan taken by John for his studies. Gold jewelry worth 12 lakhs. एक मिनट, हाँ जी. Gold jewelry worth rupees 12 lakhs. He has created a private trust for the benefit of the children. John has approached you to take your advice in this regard. तो पहले तो ये देखें कि इन दिस सिचुएशन हु इज द क्रिएटर. क्रिएटर कौन है यहाँ पर? सर JSG लिमिटेड. हाँ जी, क्रिएटर थोड़ी है जीएससी. नहीं, अच्छा, क्रेडिटर सर बैंक है. क्रिएटर बैंक है, ठीक है. बैंक का नाम क्या है, दिखा हुआ कुछ? हाँ सर, PNB लिखा था. पीएनबी लिखा ना, ठीक है. तो पीएनबी इज द क्रिएटर. नाउ सपोज पीएनबी वांट्स टू फाइल द एप्लीकेशन. सो वेयर दिस एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड? कहाँ फाइल होगी? सर चेन्नई में. चेन्नई में. अच्छा, चेन्नई में क्यों? सर क्योंकि ये JSG लिमिटेड का ऑफिस है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ JSG लिमिटेड इन चेन्नई. अच्छा, कहाँ लिखा है ये? 1 2 अच्छा, 3 रजिस्टर्ड ऑफिस 4 ऑफ द 5. जीएसटी इन चेन्नई. ओके, तो ये आपका एनसीएलटी चेन्नई में एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा. फॉर्म नंबर, फॉर्म फॉर फाइलिंग. सपोज पीएनबी वांट्स टू फाइल, तो विच इज द फॉर्म नंबर? फॉर्म नंबर क्या है? वो तो नहीं पता सर. अभी तो देखा था, सी था ना शायद. भाई ए डेटर का लिए है, बी फॉर्म ऑफ डिमांड नोटिस है, और सी एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर है. नाउ सपोज पीएनबी वांट्स टू फाइल द एप्लीकेशन, तो फॉर्म नंबर क्या होगा? सी. फॉर्म नंबर सी, ठीक है. बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन वेदर दे हैव टू गिव एनी डिमांड नोटिस? डिमांड यस नोटिस सर. देना या डायरेक्टली फाइल कर देगा? नहीं, डिमांड नोटिस देना सर. डिमांड नोटिस फॉर्म नंबर क्या है? बस सर, फॉर्म नंबर का क्या बड़ा है मेरे. फॉर्म नंबर बी है. अभी तो पढ़ा 2 मिनट पहले. हाँ जी, बी. फॉर्म नंबर बी, ठीक है. अच्छा, डिमांड नोटिस का पीरियड कितना है? व्हाट इज द पीरियड फॉर डिमांड नोटिस? 14 डेज सर. 14 डेज. चलिए. अच्छा, ये जो, अब इनके बारे में थोड़ा, एसेट्स के बारे में, लेट अस हैव अ लुक एट द एसेट्स. 2 cars आर हेल्ड बाय जॉन एंड लिली, प्राइमरली यूज्ड फॉर कम्यूटिंग टू ऑफिस. So which car will be included in excluded assets? Excluded assets में कोई कार आएगी? Whether both the cars will be covered under excluded assets or only one car will be included? क्या होगा? सर बोथ कार्स. सेक्शन बोथ कार्स. 79 पढ़ लीजिए एक बार. बोथ सेक्शन, लेट कार्स. अस रीड सेक्शन 79. सेक्शन 79 सबसेक्शन 14, ठीक है. Unencumbered. So whether it is unencumbered, yes, the answer is yes. Yes. Unencumbered vehicles are covered, ठीक है. टू द डेटर और बैंकरप्ट, ये डेटर है हमारा जॉन, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज और फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, ठीक है. तो एक्सक्लूडेड एसेट्स में दोनों कार आएंगी या एक कार आएंगी? मेरा क्वेश्चन ये है. सर दोनों आएंगी. दोनों क्यों आएंगी? सर लिखा दोनों यूज करना. पर्सनल यूज, फैमिली के बारे में तो लिखा नहीं. 2 cars held by John and Lily, हाँ. primarily used for commuting to office. हाँ, तो बेसिकली आप दोनों एक के बार दोनों सेक्शन वर्किंग है. प्लीज रीड सेक्शन 79 सब सेक्शन 14 ए, एक क्लॉज एक बार पढ़ लीजिए प्लीज. Unencumbered to.
नहीं, थोड़ा रीड इट अलाउड फॉर द पर्पस ऑफ अदर्स ऑल्सो. unencumbered tools, books, vehicles, and other equipments as are necessary to the debtor or bankrupt for his personal use or for the purpose of his employment, business, or vocation. So we can say that the car which is owned by John is being used for his personal use or for the purpose of his employment. ठीक है. Yes, sir. बट पर कार सर बाय लिली तो इज नॉट कवर्ड हियर ना. नहीं, पर लिली भी तो सर ऑफिस जाती है ना. ऑफिस जाती है, वो तो डेटर नहीं है ना, ना वो बैंकरप्ट है. विच हम्म, एसेट्स एज आर नेसेसरी टू द डेटर और बैंकरप्ट, दोनों के बारे में. ऐसे तो कार फैमिली में 10 कार हो सकती हैं, सारी थोड़ी एक्सक्लूडेड एसेट्स में आ जाएंगी. अच्छा. क्यों जी, केवी कुमार जी, डू यू एग्री विद मी? तो एनीबडी सर एल्स? तो सर डेटर या हो या मतलब बेसिकली जॉन को भी ऑफिस जाना है, लिली को भी ऑफिस जाना है, तो दोनों कैसे जाएंगे फिर? अरे भाई, बात ये नहीं है. मेरा क्वेश्चन क्या है, विच कार इज कवर्ड अंडर एक्सक्लूडेड एसेट, दिस इज माय क्वेश्चन. सो माय आंसर विल बी द कार ओन्ड बाय जॉन इज जॉन. कवर्ड अंडर एक्सक्लूडेड एसेट्स. ओके. पर सर रिलेटिव के एसेट्स भी तो ले लेते हैं ना, नहीं नहीं इमीडिएट नहीं, रिलेटिव. सभी केसेस में यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, सभी केसेस में नहीं ले रहे हैं. अब आप सेकंड पढ़िए, टू 7914 बी. unencumbered furniture, household equipments, and provisions as are necessary for satisfying the basic domestic needs of the bankrupt and his immediate family. यहां पर आ गया. ए में कुछ अलग है. ए में पर्सनल यूज की बात करता है, बी में क्या अच्छा. बात करता है, बैंकरप्ट एंड हिज इमीडिएट फैमिली. अब आप देखिए यहां पर वर्ड क्या लिखा, बैंकरप्ट लिखा, यहां डेटर नहीं लिखा वर्ड. राइट सर. पहले वाले में क्या लिखा, डेटर और बैंकरप्ट. सो बोथ Bankrupt. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी सिचुएशंस आर कवर्ड इन सेक्शन 7914 ए. बट इन सेक्शन 7914 बी only bankruptcy is covered and assets may belong either to the bankrupt or his immediate family, ये family. whichever is required. ठीक है, तो ये फर्क है. और लास्ट में देख लीजिए, ई पॉइंट, एन एनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ओन्ड बाय द डेटर ऑफ सच वैल्यू एज में. तो दिस सिंगल ड्वेलिंग यूनिट क्या है, इट शुड बी ओन्ड बाय द डेटर. अगर Better. फादर का है तो नहीं होगा कवर. ठीक है ना. Right. तो हमें अकॉर्डिंगली उसको पॉइंट वाइज पढ़ना है, जिस पॉइंट में जो लिखा है उस हिसाब से पढ़ना है. ठीक है. सो इफ दे आस्क अस दिस क्वेश्चन, सो विच कार विल बी इंक्लूडेड अंडर एक्सक्लूडेड सेट्स, तो द कार ओन्ड बाय जॉन. अच्छा, गोल्ड ज्वेलरी का क्या होगा? सर गोल्ड ज्वेलरी 12 लाख है ना, तो मतलब अप टिल 1 लाख रख सकता है, बट अगर वो खाली किसी रिलीजियस पर्पस वगैरह के चक्कर में होता है तो. एक्चुअली देर आर कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स इसमें. सुप्रीम कोर्ट की तो कोई जजमेंट है नहीं, बट देर आर जजमेंट्स. कुछ जजमेंट बोलती है कि भाई अबव 1 लाख विल नॉट बी कवर्ड. ठीक है, मतलब 1 लाख को छोड़ दीजिए, अप टू 11 लैक्स इट कैन बी कवर्ड अंडर एसेट्स. दूसरा राइट. कहता है कि भैया 1 लाख तक ही अगर ज्वेलरी हो तो ही कवर्ड होगी, अदरवाइज 12 के 12 लैक्स ही आपका एक्सक्लूडेड एसेट्स में नहीं आएगा. दोनों तरह की जजमेंट्स. ही हैज क्रिएटेड ए प्राइवेट ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो इस प्राइवेट ट्रस्ट का क्या होगा? प्राइवेट ट्रस्ट चिल्ड्रन. तो प्राइवेट ट्रस्ट के उसमें बारे में सेक्शन 79 में ही मिल जाएगा आपको. हाँ सर, वो ट्रस्टी की बात करता है ना आखिरी में. हाँ, ए ट्रस्टी पर्सन हु इज ए एंड ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट. दी बेनिफिशियरी बिकम्स वो. हाँ, तो बेसिकली दिस विल आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि क्या है, बेनिफिट ऑफ डेटर के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन. अगर डेटर के बेनिफिट के लिए होता ट्रस्ट, देन इन दैट केस इट वुड हैव बीन कवर्ड. नाउ लेट अस सी. अच्छा, इसका क्या फॉरेन ट्रेवल रिस्ट्रिक्ट हो सकता है? सर वो फॉरेन ट्रैवल के लिए जाएगा तो उसको अप्रूवल लेके जाना पड़ेगा, कहीं पे लिखा नहीं, सेक्शन. वो ठीक है. एक्चुअली सपोज ही हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन, पीएनबी हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी. ठीक है, तो ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी वेदर इज फॉरेन ट्रेवल इज रिस्ट्रिक्टेड, दिस इज द क्वेश्चन. यस सर. इसका आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 141 में.
सेक्शन 141 क्या है? बैंक्रप्सी वाली स्टेज है। इंसॉल्वेंसी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 141 1F says not be permitted to travel overseas without the permission of the adjudicating authority, but these are the restrictions on bankrupt। ठीक फ्रेश है, स्टार्ट में था, फ्रेश स्टार्ट में था कि फॉर फ्रेश स्टार्ट ट्रैवल। में है। हाँ ठीक है। हाँ, फ्रेश स्टार्ट। और यहां पर नहीं है, इंसॉल्वेंसी में नहीं है, बैंक्रप्सी में है। बैंक। हो सकता है ना इंसॉल्वेंसी में तो पेमेंट कर दे वो। हाँ जी। कैन देयर पर्सनल एसेट्स बी अटैच्ड इन दिस रिगार्ड? जैसे कार का क्या होगा? कार्स में नॉट बी। भाई इनके पास कार भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विच आर द एसेट्स विच यू हैव टू कंसिडर? एसेट्स ऑफ द डेटर, ठीक है। Insurance policies may be attached after paying from the surrender value. Suppose there is some surrender value, so they will deduct the surrender value and they'll pay. Gold jewelry above 1 lakh may be attached, ठीक है, unless religious usage can be proved. The property in the trust created could not be touched. 79 to F. What is the maximum period? इसमें इंसॉल्वेंसी में मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? 180 डेज, 180 हाँ, डेज। 180 डेज का है। और रीपेमेंट प्लान कितने दिन में देना है? सर रिपेमेंट प्लान देना है 30 डेज में तो क्लेम होगा। 30 डेज में तो क्लेम आएगा। रिपेमेंट प्लान। रिपोर्ट, बस बेसिकली हम कहते हैं रिपोर्ट ऑन रीपेमेंट प्लान। रिपोर्ट ऑन रीपेमेंट प्लान अभी तो पढ़ा था। ये हमने देना है 120 डेज में, ठीक है। मैं सेक्शन और बता देता हूँ। 106 में होना चाहिए सर। 106 है। 106 से क्या? 116 होगा फिर। हम्म 120 डेज था ना? 120 डेज का जो पीरियड हमने पढ़ा था, कहाँ था केवी कुमार जी? कौन से सेक्शन में था जी? ये रेगुलेशंस में है। रेगुलेशंस बता दी। Regulation number 19. Regulation 19, Insolvency Process Regulations. The resolution professional shall file the repayment plan as approved by the creditors, along with the report mentioned in section 106 or 112, as the case may be, with the adjudicating authority on or before the completion of 120 days from the resolution process commencement date. ठीक है, तो रेगुलेशन 19 में दिया गया है ये। चलिए, हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट? कॉस्ट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट कौन बियर करेगा? सेक्शन 105 में लिखा है इस बारे में। सेक्शन 105 टॉक्स ऑफ रीपेमेंट प्लान, एंड इफ वी रीड सेक्शन 105 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी, इट सेज प्रोविजन फॉर रीपेमेंट ऑफ, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ फीस टू द आरपी, ठीक है। तो बेसिकली वट एवर आर द एक्सपेंसेस, तो ये जो है सर अनाउंसमेंट तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर रही है ना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपनी जेब से थोड़ी देगी। हाँ तो फिर उससे लेंगे ना हम लोग, जॉन से लेंगे या तो। हाँ, जॉन ही देगा।
पर जॉन। जॉन अगर उसके पास पैसे नहीं है तो आरपी कर देगा, बाद में उस आरपी को दे देगा वो। ये है। ओके। अच्छा, सिंस फादर इन लॉ ऑफ जॉन फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट, अब फादर इन लॉ जो है वो तो एसोसिएट में है, तो कैन द प्रॉपर्टी ऑफ थॉमस बीइंग एन एसोसिएट कुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फादर की प्रॉपर्टी इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है? भाई हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, हाँ जी। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है रेगुलेशन नंबर 10। रेगुलेशन 10 में क्या बोलता है? द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शैल इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द गारंटर। ठीक है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी गारंटर की है। तो एसोसिएट्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। विच ऑफ द, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शैल बी लेस कॉस्टली? अगर एप्लीकेशन, आप क्या एडवाइस करोगे, एप्लीकेशन बाय बैंक ठीक रहेगी या एप्लीकेशन बाय जॉन खुद ही एप्लीकेशन लगा दे, कौन सी कम कॉस्टली रहेगी? एप्लीकेशन बाय जॉन सर। हाँ जी। जॉन, एप्लीकेशन बाय जॉन। हाँ, क्यों ऐसा क्यों रहेगा, कम कॉस्टली क्यों रहेगी? सर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो अपने हिसाब से हायर कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेयर शैल द एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड? एनसीएलटी चेन्नई, ये तो पहले ही आंसर हो गया। विल देयर बी एनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फादर इन लॉ ऑफ जॉन? फादर इन लॉ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब जॉन पर ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो फादर इन लॉ पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगी? विल जॉन गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड व्हेन हिज एप्लीकेशन इज बीइंग हर्ड बाय द ए? ठीक है, अब पीएनबी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो क्या इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा? Basically, the adjudicating authority will decide based on the report of the RP. So RP will get in touch with him in case some information or explanation is required. But adjudicating authority के पास में, adjudicating authority shall act on the basis of the report of the RP. पब्लिक अनाउंसमेंट कहां पर होनी है? पब्लिक अनाउंसमेंट होगी कहां पर? जहाँ पर उसका बिजनेस होता है। हाँ, सेक्शन 102 पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन 102 क्या बोलता है? सेक्शन 1023A, 1023A बोलता है द नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन एटलीस्ट वन इंग्लिश एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर विच इज इन सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द डेटर रिजाइड्स। ठीक है, तो डेटर जहां रिजाइड करता है वहां पर हो, और डेटर कौन है यहाँ? जो गारंटर है वही डेटर है। गारंटर। एक बार ये देख लीजिए केस स्टडी प्लीज, एक बार पढ़ लीजिए। Amit living in Delhi, Bipin living in Kolkata, and Chanchal living in Mumbai are partners in ABC and Company, having its registered office at Delhi and branches in Kolkata and Mumbai. The firm had taken a loan of rupees 20 lakhs from PNB Delhi. On default, PNB gave a notice to repay the loan within 14 days of service of notice of demand, to which the firm partners gave no response. PNB is now contemplating filing an insolvency petition under IBC against ABC and Company. Presuming that the sections pertaining to individual insolvency have been enforced, please answer the following questions. वेयर द एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट द फर्म शैल बी फाइल्ड? एप्लीकेशन जो है फर्म के अगेंस्ट में कहाँ फाइल होगी? गारंटर वाला केस नहीं है ये। यही सर, एनी ऑफ द DRTs in Delhi, तो यहाँ पर Kolkata, जो भी Mumbai. डीआरटी है ना, क्योंकि पार्टनर अलग अलग जगह रह रहे हैं, हाँ जी। तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कहीं पर भी फाइल हो सकती है। सेक्शन 179 इसका आंसर देता। लेट अस रीड सेक्शन 179 ऑल्सो। कल बात हो रही थी ना, केपी कुमार जी बोल रहे थे सेक्शन हाँ जी। 179। तो सेक्शन 179 सेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60। सेक्शन 60 किसकी बात करता है? सेक्शन 60 टॉक्स ऑफ ए सिनेरियो वेयर एन एप्लीकेशन बाय ए गारंटर और अगेंस्ट ए गारंटर हैज टू बी फाइल्ड। ठीक है, तो दैट विल लाई इन द एनसीएलटी हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, उतना तो क्लियर है। But says subject to the provisions of section 60, the adjudicating authority in relation to insolvency matter of individuals and firms shall be the DRT.
having territorial jurisdiction over the place where the individual debtor actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain and can entertain an application under this code regarding such person. The Debt Recovery Tribunal shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, have jurisdiction to entertain or dispose of any suit or proceeding by or against the individual debtor, any claim made by or against the individual debtor, any question of priorities, or any other question, whether of law or facts, notwithstanding anything contained in the Limitation Act, in computing the period of limitation specified for any suit or application, the period during which such moratorium is in place shall be excluded. ठीक है, तो ये सेक्शन 179. तो बेसिकली डीआरटी का जुरिस्डिक्शन है. कॉर्पोरेट पर्सन के लिए अगर आपने गारंटी दी है तो इन दैट केस इट विल बी एनसीएलटी, अदरवाइज डीआरटी. देयर आर सम अदर क्रेडिटर्स एज वेल हुज अमाउंट इज ड्यू. ठीक है, हाउएवर देयर अमाउंट इज नॉट येट ड्यू. ठीक है, या हम कह दें कि टू हुम अमाउंट इज पेएबल but the amount is not yet due. Can such creditors join PNB in filing the application? No, sir. Hmm. Because only when the demand notice has been made and 14 days have defaulted, 14 days are over, only then this application can Right. be. अगर उनका ड्यू ही नहीं तो डिमांड ही नहीं कर पाएंगे ना वो तो. Right, sir. A petition against one partner Bipin is already pending in DRT Kolkata. DRT Kolkata में बिपिन के अगेंस्ट में पिटिशन ऑलरेडी पेंडिंग है. नाउ पीएनबी has moved a petition in DRT दिल्ली. पीएनबी ने DRT दिल्ली में डाल दी तो क्या होगा? Section 95 subsection 3 will answer this question. Section 95 क्या बोलता है? Section 95 subsection 3 says, where an application has been made against one partner in a firm, any other application against another partner in the same firm shall be presented in or transferred to the adjudicating authority in which the first mentioned application is pending for adjudication. ठीक है, तो ये क्या होगा? तो बाद वाली जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी डीआरटी कोलकाता पे चली जाएगी. Suppose PNB decides to file the application singly. In view of this, which of the following options is correct? So whether it is necessary for PNB to give the name of RP? No, sir. So if we read section 95 subsection 1, it says a creditor may apply either by himself or jointly or through a RP. Okay? So all these options are available. So PNB can file the application without naming the resolution professional. Read with section 97 subsection 3. So section 97 subsection 3 says, so in that case, the adjudicating authority shall direct the board within 7 days to nominate. Who shall bear the fees of the resolution professional? Sir, ABC and company. हाँ, तो वो there has to be a provision in the repayment plan regarding this. Yes. Suppose the application filed by PNB is admitted by DRT Calcutta. In view of this, which of the following options is correct? Now application has been filed against the firm. No creditor can initiate any legal proceedings, sir. ये तो ठीक है. Sir, D आएगा. हाँ, answer is given in section 101. So moratorium shall operate not only against the firm but against all the partners. Partners. So it says, where an order admitting the application under section 96 has been made in relation to a firm, the moratorium under subsection 1 shall operate against all the partners of the firm. PNB filed the application and Ramlal was appointed as the resolution professional. In view of this, which of the following options is correct?
सर ए आएगा। हमारा हम्म ए। 99(1) क्या बोलता है? द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन रेफर टू 94 और 95 अदर केस में भी विद इन 10 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड सबमिट ए रिपोर्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक नोटिस? क्या प्रेमिसेस ऑफ डेटर में लगाना है पब्लिक नहीं नोटिस? लगाना, नहीं लगाना सर। हाँ। किसके एडजुडिकेटिंग प्रेमिसेस में अथॉरिटी, लगाना है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। हाँ। ठीक है। पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द डेटर, डेटर की वेबसाइट पे भी नहीं लगाना है। नहीं सर, एडजुडिकेटिंग पब्लिक अथॉरिटी। नोटिस शैल इनवाइट क्लेम्स फ्रॉम क्रेडिटर्स मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन। एक्चुअली क्या है? क्या लिखा है? द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू ए पब्लिक नोटिस विद इन 7 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम ऑल ऑल। क्रेडिटर्स। ठीक है ना? तो नॉट नेसेसरीली मेंशन इन द एप्लीकेशन हो सकता है, एप्लीकेशन में सबका नाम नहीं हो, तो फ्रॉम ऑल ऑल क्रेडिटर्स। दिया, वरना सर पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Which of the following statements is incorrect or incomplete regarding claims to be filed by the creditors? तो इसके वर्ड के ऊपर है, बेसिकली लॉज है, रजिस्टर है या फाइल है। तो वर्ड इज रजिस्टर। वहां जो सेक्शन 103 में वर्ड यूज किया गया वो लिखा वहाँ रजिस्टर। रजिस्टर। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? द रीपेमेंट प्लान रिपेमेंट प्लान शैल बी शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रिपेयर्ड डेटर। बाय। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि कंसल्टेशन विद आरपी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर द आरपी टू कन्वीन ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स? मीटिंग जरूरी है या नहीं भी हो सकती? सर नहीं भी हो सकती है, मतलब बट हाँ। अगर वो नहीं कराएगा तो फिर उसको रीजन AG फॉर has to record reasons in writing. Section 106(2)(c) राइटिंग। says the report shall include that there is a necessity of summoning a meeting of the creditors if required to consider the repayment plan. Provided that where the RP recommends that a meeting is not required to be summoned, reasons for the same shall be provided. Whether the date, time and place of the meeting is to be specified in the report of RP to the A, जो रिपोर्ट दे रहा है आरपी, उसमें क्या डेट, टाइम और प्लेस ऑफ मीटिंग देना है? हाँ जी सर। देना बिना है ना? और डेट कौन सी होनी चाहिए? नॉट लेस देन 14 days एंड नॉट मोर देन 28 days फ्रॉम 28 डेट डेज। सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट। नोटिस ऑफ द मीटिंग इज टू बी गिवन टू होम? ये किसको सर देना है? एटलीस्ट। सर हाँ। वो क्रेडिटर्स को, लिस्ट ऑफ हाँ, जो भी क्रेडिटर्स लिस्ट प्रिपेयर की है उसको देना। उसको। व्हाट शुड बी द अटैचमेंट्स टू द नोटिस ऑफ द मीटिंग? कॉपी ऑफ रीपेमेंट प्लान लगाना है क्या इसके साथ? हाँ जी सर। कॉपी कॉपी ऑफ ऑफ द रिपेमेंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द डेटर, हाँ, कॉपी ऑफ कॉपी रिपेमेंट ऑफ प्लान रिपोर्ट स्टेट। ऑफ द आरपी यस सर। और फॉर्म फॉर प्रॉक्सिमिटी। ये सारी चीजें लगानी है। हाँ जी। A creditor expresses his inability to attend the meeting due to religious festival, no more travel load, etc. Is it obligatory to consider the convenience of the creditors? यस सर। Yes. आपका It is given in कन्वीनियंस section 106. 106 4 बोलता है 4B, the resolution professional shall consider the convenience of creditors in fixing the date and venue of the meeting of the creditors. There was a construction contract. For some of the work done, the amount has not yet been billed and accounted for in the books. Whether for such dues, the creditor shall be assigned voting share. क्या इसका वोट शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका आंसर आपको सेक्शन 109 में मिल जाएगा। सेक्शन 1093, ए क्रेडिटर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट फॉर एन अनलिक्विडेटेड अमाउंट। पहले अमाउंट डिसाइड होगा, उसके बाद वोट शेयर डिसाइड। Concurrence of the secured creditor, whether required in case repayment plan prejudicially affects his interest. हाँ Repayment सर। plan submitted by the debtor contains a provision that the security given to the secured creditor is 5 times the amount due to such secured creditor. ठीक है? Debtor proposes to raise additional loan by creating a pari passu charge on the security. ठीक है? तो क्या कर सकता है? The answer is yes.
Yes. बट कंकरेंस ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसके लिए उसकी कंकरेंस, बिकॉज इट इज प्रेजुडिशियली इफेक्टिंग हिज इंटरेस्ट। देयर इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर मीटिंग अटेंड कर सकता है? द आंसर इज यस। Yes. कैन ही वोट? यस। हम्म, ठीक है। सर वो Where तो is- तब करेगा ना अगर वो अपनी सिक्योरिटी छोड़ देगा, या फिर हाँ उसके पास कुछ अनसिक्योर्ड वो होगा, हाँ, लोन where a होगा। secured creditor does not forfeit his right to enforce security, he can still vote in respect of the unsecured part of the debt based on the estimated value of the unsecured part of the debt. अच्छा ये देखिए, the debtor in consultation with you has prepared a repayment plan. Such a repayment plan or any modification to the repayment plan shall be approved by majority of मोर देन 3/4 इन वैल्यू, more than 3/4 in value of the creditors present in and voting on the resolution more than 3%। ये सर सी आएगा, ठीक। तो more than 3/4 in value But of in the value of creditors present in person or by proxy and the voting on the resolution. Whether you will submit report on the meeting of creditors after each meeting or after approval rejection of the repayment plan. सेक्शन 112 इसका आंसर देता है कि रिपोर्ट आपको कब देनी है, मीटिंग्स की अच्छा, रिपोर्ट जो देनी है वो कब देनी है। सेक्शन 112 से सो सेक्शन 112 से self prepare whether the meetings on the shall contain whether the repayment plan was approved। resolution which was अगर आपको सी पढ़ोगे ना तो सी में लिखेगा द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंटेन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हु वर प्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड एट द मीटिंग एंड द वोटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ईच क्रेडिटर फॉर ऑल मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सारी मीटिंग्स का रिकॉर्ड एक ही बार में देना है। ठीक है। वेदर वोटिंग हैज टू बी डन मैनुअली और इट कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिकली में हम्म बोथ। ये फिर केस स्टडी है, दिस केस स्टडी इज बेस्ड ऑन बैंक्रप्सी प्रोसेस। तो पहले हम बैंक्रप्सी प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में इस वाली केस स्टडी को करेंगे, है ना। इन द सर ये मीन हाँ, स्लाइड सर शेयर कर देना सर ग्रुप में। ये शेयर की हुई है ऑलरेडी, सर मेरे को मिली नहीं। दोबारा शेयर कर दूंगा भाई। हाँ ये जी। क्या है, कंपाइलेशन ऑफ केस स्टडीज ही तो है। हाँ जी सर। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर इट अगेन, नो इश्यूज। थैंक यू सर। एक बारी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बैंक्रप्सी के बारे में पढ़ लेते हैं, अभी स्टिल देयर इज टाइम, थोड़ा सा यस देख लेते हैं। बैंक्रप्सी ऑर्डर इसके ना, लेट अस सी द हेडिंग्स ओनली, है ना। थोड़ा हेडिंग देख लेते हैं इसके, ठीक है। particularly of this 121 to 148। एक मिनट, तो आई होप दिस इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, है ना, नजर आ रहा है ना आपको। यस सर। यस सर। तो एक बार पढ़ लीजिए मनु गुप्ता जी 121 से। तो हमने सेक्शन क्या किया इसमें 121। ना, वी हैव मेड वन लाइन समरीज फॉर ईच सेक्शन। हाँ जी, 121। Section 121. Creditors or debtor can move adjudicating authority of for bankruptcy under 4.1, 2.11 और 3.118 within एक्चुअली 3 क्या है, months। ये सेक्शन 100 का सब सेक्शन 4 है। अच्छा। तो 100 का 4 या सेक्शन 115 का 2 या सेक्शन 118 का 3, ठीक। है ना। ठीक है। तो 3 सेक्शंस हैं अंडर विच द डेटर और क्रेडिटर कैन फाइल फॉर बैंक्रप्सी। राइट सर। सेक्शन 100 में ओनली क्रेडिटर कैन फाइल इन केस देयर इज ए फ्रॉड। ठीक है। इन केस। सेक्शन 115 में क्या है, सेक्शन 115 में ये है कि सम डेट्स वर नॉट पेड एंड ये इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, इट वाज रिजेक्टेड, बेसिकली रिपेमेंट रिपेमेंट प्लान प्लान वाज वाज रिजेक्टेड। एंड रिपेमेंट सेक्शन प्लान। 118 है कि व्हेन इट वाज नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, है ना। सो दीज आर द 3 सेक्शंस व्हेन द क्रेडिटर और डेटर कैन
file an application for bankruptcy within bankruptcy 3 months of 3 the months. order. Yes, section 122. एक बार जस्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बैंक्रप्सी का, बाकी डिटेल में कल पढ़ लेंगे। हाँ जी प्लीज। Debtor application, हम्म records of IR process, insolvency इंसॉल्वेंसी resolution रेजोल्यूशन प्रोसेस। process, copy of order, copy of earlier order, or insolvency process as bankruptcy trustee. हाँ, तो यहाँ पर भी सेम प्रोविजन इज देयर, यू मे और मे नॉट गिव द नेम ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, यू कैन फाइल ऑन योर ओन ऑल्सो, whether the debtor or the creditor, so they can file singly, jointly, or either on its own or through bankruptcy trustee. Yes, 120. Creditor, Hmm. 123, creditor application, records adjudicating authority order, details of debt, secured creditors, divide secured and unsecured portions, or give up IP as trustee. तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी है 123 की एप्लीकेशन। ठीक है सर। 124 में interim moratorium from the date of application. 125। 125 में IP can be asked to become trustee. Adjudicated A ask board to confirm a disciplinary proceedings 7-10 days or nominate new one in the same manner. ठीक है। 126 में A will pass bankruptcy order within 14 days of IRP appointment. 127 bankruptcy order to be in effect till the debtor is discharged. 128 में estate of debtor vests with trustee divided among creditors. SC to realize his security within 30 days of commencement date. तो सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर उसको रियलाइज करनी है तो उसको ही हैज टू गिव एन इंडिकेशन, वो क्लेम फॉर्म के अंदर ही इंडिकेशन होता है। ठीक है सर। 129 में bankrupt to submit full financials within 7 days if bankruptcy order due to creditor. 130 में adjudicating authority to send notices to creditors within 10 days and issue public notice inviting claims. 131 creditors register claims within 7 days of notice. 132 trustee to prepare list of all creditors and details within 14 days of commencement date. 133 trustee to call creditors meetings within 21 days of commencement date. All creditors mentioned in list of 132. 134 trustee convenes creditors meetings and decides rules. 135 RP to determine voting rights of each creditor. Creditors not mentioned in the list of associates of debtors not entitled to vote. तो जो जिसका नाम लिस्ट में नहीं है वो वोट नहीं कर पाएगा, और जो एसोसिएट ऑफ डेटर है वो भी वोट नहीं कर पाएगा। 136 trustee to conduct administration and distribution as per chapter 5. 137 on completion of distribution, trustee shall call meeting of creditors and provide details. Committee to provide within 7 days. 138 trustee to ask adjudicating authority for discharge order in 1 year of commencement date or 7 days of CC approval. CC क्या हुआ सर? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। Committee of creditors, COC. Discharge order will discharge debtor from all the bankruptcy debt. तो यहाँ पर भी डेफिनेशन क्या है, यहाँ बैंक्रप्सी डेट की बात है। डिस्चार्ज ऑर्डर किससे होगा? बैंक्रप्सी डेट से होगा। तो बैंक्रप्सी डेट की डेफिनेशन अगर 79 देखें, लेट अस सी सेक्शन 79 आल्सो। तो सेक्शन 79 में बैंक्रप्सी डेट क्या है? Bankruptcy debt in relation to a bankrupt means any debt owed by him as on the bankruptcy commencement date. Any debt for which he may become liable after bankruptcy commencement date, but before his discharge by reason of any transaction entered into before the bankruptcy commencement date, any interest which is a part of the debt. So he will be discharged from the bankruptcy debt. ठीक है। 139, तो 139 में अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, यहाँ क्वालिफाइंग डेट्स वाली कहानी नहीं है बैंक्रप्सी में। Bankruptcy. फ्रॉम ऑल द बैंक्रप्सी डेट, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। Section 140 from commencement date bankrupt disqualified from public trustee elected positions. Now basically he cannot assume any public office, he cannot become a trustee in a trust, he cannot be elected as member of parliament वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जब उसकी बैंक्रप्सी शुरू हो जाती है तब से उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। यस प्लीज। 141 bankrupt restricted from acting working in corporate capacity and keep all business associate apprised. हाँ, तो he cannot act as director, he cannot take part in promotion, management, formation वगैरह ये सब चीजें, and he has to keep these business associates informed that okay he is undergoing a bankruptcy process.
A can recall order if it sees an error or if all debts and expenses have been discharged to its satisfaction. हम्म Trustee to perform his duties in compliance with code of conduct. हम्म Trustee fee is in proportion to estate. तो यहाँ पर भी बैंक्रप्सी एस्टेट का फंडा है, ठीक है ना, तो ठीक बैंक्रप्सी है। एस्टेट के हिसाब से उसको फीस मिलेगी। 145 creditor committee may seek replacement of IRP through 75% adjudicating authority and board to nominate. तो यहाँ पर कितना है, 145 अगर हम पढ़े तो ये 75% मेजोरिटी 75%। है। ठीक है सर। 75 वही 3/4 हो गया ना, पहले 3/4 था ना। हाँ Trustee can resign if he retires or sees conflict. Replacement through AA or board. Vacancy in office of trustee to be filled in same manner. Old trustee to provide all information in corporation. Section 148. Trustee released through resignation, replacement or completion of bankruptcy process with effect from date of approval of by CC. तो यहाँ पर दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीज ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। तो रिलीज कब होगा, या तो रिजाइन कर दे, या रिप्लेस हो जाए, या फिर कंप्लीशन हो जाए ऑफ द बैंक्रप्सी प्रोसेस। तो उसका भी रिलीज ऑर्डर भी अलग से होता है। ठीक है सर। उसके बाद में ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेट, ये अलग चैप्टर है पूरा, इसको कल कर लेंगे फिर, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन कर लेंगे, उसके बाद में फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वी कैन स्टॉप हियर ओनली। Right, sir. And sir, please share that slide. हाँ बिल्कुल, अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अभी शेयर कर देता हूँ।